हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। खिलाड़ियों को आपने सुना, सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मोदी पर बहुत भरोसा है। योगी मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार की वजह से ही उत्तर प्रदेश में विकास की गाड़ी चल रही है। लेकिन योगी के विरोधी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और उन्हीं के लिए योगी ने सीक्रेट प्लान बनाया है। योगी के प्लान से विरोधियों के पसीने क्यों छूट रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में फिर आएगी बीजेपी सरकार, यूपी में फिर खिलेगा कमल। योगी का सीक्रेट प्लान आया। हमने प्रोपेगेंडा नहीं किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं, होना है तो होना है। मामला समझ, जिस मुद्दे को अगर हमारे पूर्वजों ने ठान लिया है कि हमने पार्टी की स्थापना के पीछे ये उद्देश्य है कि आवश्यक नहीं कि हम उसे अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। अगर होना है तो जब मौका मिलेगा हम करके दिखाएंगे। अब घोषणाओं से नहीं, करके दिखाएंगे। इतने कॉन्फिडेंट क्यों है योगी? तो उसकी वजह है उनका काम। 4.5 साल में उन्होंने क्या किया? योगी को उन्हीं कामों पर भरोसा है। वैक्सीनेशन में नंबर 1 रिकॉर्ड बना दिया। कोरोना जब बेकाबू हुआ तो खुद जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला। कोरोना मैनेजमेंट की दुनिया से तारीफ मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से समझौता नहीं किया। धर्मांतरण पर नकेल कसी, लव जिहाद पर रोक लगाई, आतंकवाद पर एक्शन लिया, माफिया राज से मुक्ति दिलाई, अवैध कब्जों को हटाया, भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाया, निवेश में बढ़ोतरी हुई, बेरोजगार को रोजगार दिया, किसानों को फसल की सही कीमत दी, गरीबों को अनाज मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काम के बूते ही दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भरोसा जीता है। बीच में ये खबरें सुर्खियां बनी कि पीएम मोदी सीएम योगी से नाराज हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर बधाई नहीं दी। बीजेपी के आला नेता और सांसद भी योगी से खुश नहीं हैं। बहुत तरह के कयास लगाए गए, लेकिन ये सब अटकलें उस समय हवा हो गई जब दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी के नाम पर दोबारा मोहर लगा दी और ये साफ हो गया कि 2022 में योगी चेहरा होंगे और योगी सरकार के काम बड़ा मुद्दा। 2022 चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है, सारा प्लान तैयार है, जिसका प्रेजेंटेशन योगी ने देना भी शुरू कर दिया है। तो एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है, वो अपनी बिना किसी माई बाप का है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज कोई एक मुद्दा है, सोशल मीडिया में उठता है और सोशल मीडिया जैसे उसको कुछ देर तक आगे बढ़ाता है, दूसरे तीसरे दिन वह विजुअल और प्रिंट मीडिया का मुद्दा बन जाता है, मीडिया ट्रायल का विषय बन जाता है। फिर उसी में पैनल डिस्कशन होने लगते हैं, उसी में बड़े बड़े राइटअप आने लगते हैं, उसी में सारी चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है, और वह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक भी है। विरोधियों की एक रणनीति सारे काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए योगी कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं। लेकिन यह होगा कैसे, इसका फॉर्मूला भी योगी ने बताया। हमारी ओर से
ट्वीट को रिट्वीट करने या किसी भी उसकी अपनी बात को रखने में देरी होती है। हम लोग मुहूर्त देखते हैं, विरोधी मुहूर्त नहीं देखता। जिन राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई भी अपना संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई भी उनकी उपस्थिति नहीं, न संगठनात्मक स्तर पर न शासन स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता देखते हुए बनती है। ओपिनियन मेकर के रूप में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी देखने को मिलती है। ये लोग वहां पर अपनी बात को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। कारण है कि एक बड़ा तबका इन सब दृष्टियों से अपने आप को तटस्थ बना करके, मौन बन करके तमाशबीन बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मान करके चलते हैं, इससे क्या होने वाला है, ये तो झूठा ही है, लेकिन हम अपनी तरफ से उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। और ये जो हमारी जो कमी है, इस कमी का ही फायदा वे लोग उठाते हैं। प्रोफेशनल तरीके से अगर हम काम करना प्रारंभ करें, टीम बना करके अभी से इस पर हम लग जाएं, तो ये जो जिनके पास ये मुट्ठी भर लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास देखना, आपका ट्वीट कम शब्दों में प्रभावी होना चाहिए, या कहीं से केंद्र से प्रदेश सरकार की किसी प्रकार कोई योजना आ रही है तो हम केवल रिट्वीट तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसके साथ कुछ अपने शब्दों को जोड़ करके उसको और प्रभावी बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। समाज के एक बड़े तबके तक उसको पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हर चुनाव में आजकल कैंपेनिंग दो तरह की हो रही है, एक तो जमीन पर और दूसरा मीडिया पर। खास तौर से सोशल मीडिया इस समय बहुत असरदार है। हर हाथ में मोबाइल है और हर नेता की अपनी सोशल मीडिया टीम, जो अपने अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोनी में अब्दुल समद की दाढ़ी कटवाने और जय श्री राम के नारे लगाने का वायरल वीडियो। इसको लेकर सरकार पर बहुत सवाल भी उठे और हिंदू मुस्लिम एंगल देने की भी कोशिश की गई। इसी तरह के विरोधियों को मुख्यमंत्री योगी सोशल मीडिया के जरिए जवाब देने को कह रहे हैं और सरकार के ज्यादा से ज्यादा काम बताने की नसीहत दे रहे हैं। अगर योगी ये कहते हैं कि घोषणाओं से नहीं करके दिखाना है, तो यूपी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कैसे दूसरी लहर में उनकी सरकार ने कोरोना को काबू किया और तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या काम किया, उसकी रिपोर्ट योगी ने दी है। और ये है योगी का सीक्रेट प्लान नंबर 2। यूपी 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता विकसित कर चुका है। 2 लाख L1, L2 के बेड्स मौजूद हैं। हर जनपद में 100 ICU बेड मौजूद हैं। 552 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जिलों में लगेंगे। 300 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव रेट 0.001 पहुंच गया है। 5 करोड़ 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 2 करोड़ 21 लाख वैक्सीन लगाने वाले युवा हैं। कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो इसके बारे में निरंतर जागरूकता पैदा करने की बात कही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो हमें करना ही होगा, लेकिन हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, जिन्होंने इस देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच के रूप में फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और आप सभी चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात को जानते हैं कि वैक्सीन, किसी भी महामारी के लिए वैक्सीन ये पहली बार भारत के अंदर इतनी जल्दी उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन विरोधियों की कोरोना रिपोर्ट योगी से अलग है। अगर योगी कोरोना मैनेजमेंट बताएंगे तो विरोधी मिस मैनेजमेंट। अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए, समझ जाएंगे। बताओ, कोरोना में देख लिया कि क्या काम आया। जो भी कुछ इंतजाम था समाजवादियों की सरकार का इंतजाम था। जो अस्पताल थे वो उसी समय के थे। अगर नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने अस्पताल न बनाए होते
तो न जाने कितने गरीबों को इलाज के बिना ही दम तोड़ना पड़ता। अस्पताल नहीं बनाए इन्होंने, दवाइयों का इंतजाम नहीं कर पाए। बताओ, मामूली सी दवाई पैरासिटामोल नहीं मिली, और दूसरी दवाइयां थी जो सस्ती थी वो नहीं मिली किसी को, और ऐसी भगदड़ मचाई कि एक ही इंजेक्शन है जिससे जान बच जाएगी। गरीबों को लगा कि अमीर लगवा रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो शायद गरीब भी इससे बचा लेंगे अपनी जान। बताओ, इंजेक्शन नहीं उपलब्ध करा पाए। और तो और ऑक्सीजन जिसकी जरूरत थी, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच जाती, अपने आप सिलेंडरों का इंतजाम करते फिरे, अपने आप बिस्तरों का इंतजाम करते फिरे। योगी को पता है विरोधी क्या करेंगे, इसलिए जवाब भी तैयार है। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था, यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे, और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। कोरोना मैनेजमेंट आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दरअसल कोरोना आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। कोरोना की 2 लहर निकल चुकी हैं और तीसरी आने की आशंका है। अगर योगी सरकार तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होती है तो इसका फायदा चुनाव में जरूर बीजेपी को मिलेगा, और ये बात विपक्ष भी अच्छी तरह समझता है। लेकिन बात सियासी क्वारंटाइन से निकलकर अब्बा जान तक पहुंच गई। योगी के अब्बा जान वाले जुमले पर अखिलेश बहुत ज्यादा गर्म है। बात पर्सनल अटैक पर आई तो मोर्चा योगी के मंत्री ने संभाला। मुख्यमंत्री जी किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं हैं। और अब्बास शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। अब्बाजान शब्द से नाराजगी को बीजेपी उनके कोर मुस्लिम वोटर के इमोशन से जोड़ रही है, जो अखिलेश को परेशान कर सकती है। अब अखिलेश इस पर क्या जवाब देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में अब्बाजान से बात बहुत आगे तक जाने वाली है, क्योंकि इन सबके पीछे योगी का सीक्रेट प्लान नंबर 4 है। दरअसल इसके पीछे 80% हिंदू वोट बैंक और 19% मुस्लिम वोट बैंक की सियासत है। राम मंदिर का मुद्दा यूपी चुनाव में बीजेपी का हॉट फेवरेट टॉपिक है और राम मंदिर से 80% हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। योगी जानते हैं कि जितना समाजवादी पार्टी को राम मंदिर विरोधी बताएंगे उसका फायदा उन्हें मिलेगा, इसलिए जब अब्बाजान जुमला योगी ने इस्तेमाल किया तो अखिलेश नाराज हो गए। बात भले ही मुलायम सिंह के अपमान की है, लेकिन सवाल हिंदू वोट बैंक का भी है, क्योंकि ये भी क्लियर है कि 2022 के चुनाव में जब बीजेपी जनता के बीच जाएगी तो राम मंदिर का श्रेय लेकर जाएगी। लोग बोलते थे ना कि मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे मैं तब भी बोलता था कि मच्छर नहीं मरेगा। खून की नदियों को बहलाने की बात कर रहे हो।
उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया था, मुझे लगता है मैं पिछले 30 वर्षों के अपराध के आंकड़ों को देख रहा था और वह दिन ऐसा दिन था जो सचमुच राम राज्य का दिन था। एक भी घटना उस दिन नहीं घटित हुई, न छिनैती की, न चोरी की, न डकैती की, न हत्या की, न किसी प्रकार की अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की। ये है राम राज्य, ये है शासन की व्यवस्था। याद करिए, अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझ गया होता? और भाइयों बहनों, यहीं से हम कह रहे हैं, यही कसौटी है। योगी का सीक्रेट प्लान तैयार है, लेकिन कई चैलेंज भी हैं। मसलन ओबीसी जाति जनगणना पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है। केंद्र मना कर चुका है। अखिलेश मायावती ने इसे ओबीसी की अस्मिता से जोड़ दिया है। छोटी छोटी जाति के वोट बैंक को संभालना चुनौती है। राजभर वोट पर ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं, तो निषाद वोट का मामला भी अभी सुलझा नहीं है और मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर चुनौती और बढ़ा दी है। किसान आंदोलन पर अभी तक कुछ कहने से बच रही हैं। किसानों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती हैं। लेकिन योगी के पास इसका भी रोड मैप तैयार है। अब इन चुनौतियों को कैसे हैंडल करेंगे योगी आदित्यनाथ, उनके इस बयान से सुनिए जिसे उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यक्रम में दिया था। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए। क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। ग्राम प्रधानों के साथ संवाद बनाकर के उनको पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक बेहतर समन्वय हो। किन कार्यों को ग्राम पंचायत को करना है, किसको क्षेत्र पंचायत को करना है, किसको जिला पंचायत को करना है। और अगर इन कार्यक्रमों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव की धुरी आप सबको बनना होगा। योगी का सीक्रेट प्लान तो आ गया है, लेकिन क्या ये 2022 में कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि इस बार अखिलेश भी 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और मायावती 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से 2022 फतेह करने की बात कर रही हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।